हेलो नाजरीन। देखते ही देखते दो प्रधानमंत्री को रुखसत हो गए। इनमें एक तो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे कल फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर तो फारिग हो गए। 100 कुछ वोट उनके हक में आए और 300 से ज़्यादा वोट उनकी मुखालफत में आए। ये दुनिया में बदलते हुए हालात और ये सरमायादारी निज़ाम की जो बहरान की अंगड़ाइयाँ हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ आपके जाने पहचाने नौजवान दानिश्वर और पॉलिटिकल एनालिस्ट उमेश अग्रवाल जी जुड़ेंगे, जो कि indiachronicle.in की वेबसाइट चलाते हैं। और अगर आपने अभी तक वो वेबसाइट नहीं देखी तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा, तो वो वेबसाइट ज़रूर देखिएगा। हम जोड़ लेते हैं उमेश जी को। जी नमस्कार, जय हिंद, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बिजी शेड्यूल में जय राम, जय आपने सिया राम। जय श्री राम, आपने हमारे टाइम निकाला। इट्स एन ऑनर टू हैव अ यंग स्कॉलर ऑन आवर चैनल सर। थैंक यू सर। ये क्या हो रहा है? ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि जापान में तख्ता पलट हो गया है, दूसरी तरफ फ्रांस में भी हो रहा है, उधर नेपाल में भी जो है वो शोरिश बर्पा हो रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप ग्लोबल सिचुएशन को सर? सर मैं चालू करना चाहूंगा पाकिस्तान के साथ। वो तो जिस दिन यूक्रेन रशिया युद्ध चालू हुआ था उस दिन इमरान खान रशिया में थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। रशिया और चाइना के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे और उनको हटा दिया गया। अभी वहां पे जो कट्टर दुश्मन थे, भुट्टो एंड शरीफ फैमिली, जो कई नाम से शरीफ तो है नहीं, दोनों मिलके अभी सत्ता चला रहे हैं। और वहां पे जो जन नेता है उनको अंदर डाल के आज उनके ऊपर केसेस चला दिए। यहाँ तक रिपोर्ट्स आई है कि उनका रेप भी हो चुका है। ऐसे मतलब आप सोच लीजिए क्या हुआ। सेकेंड हुआ था राजपक्से के साथ श्रीलंका में, उनको भी भागना पड़ा। राजपक्से भी चाइनीज टूज बताए जाते थे। अब देखिए कि ये हुआ था, फिर बाद में हुआ बांग्लादेश में लास्ट ईयर अगस्त 5 को। उसमें भी देखिए एक और एक चीज देखिए, उसमें भी क्या हुआ, शेख हसीना बैलेंस कर रही थी रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और अमेरिका को उधर एक आइलैंड चाहिए था, तो उधर भी उनको भागना पड़ा। और वहां पे जो नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस चीफ एडवाइजर बनाए गए, एक अमेरिकन स्टूज को उठा के उधर बैठा दिया गया। अब बात हुई है ओली, ओली भी चाइनीज स्टूज है, वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट किया और वहां पे भी उनको भागना पड़ा। सब जगह अगर आप देखेंगे ना, इसके अंदर जनरेशन जेड को यूज किया हुआ है, जेन बी, जो 26 साल से कम है। और सब लोगों ने एक तरह से मास प्राइसिंग हुई है, सब लोग इकट्ठा हुए कैपिटल सिटी में और वहां के हुक्मरानों को भागना पड़ा। भले ही उनको करोड़ों लोगों का सपोर्ट हो, पर कुछ हजार या लाख लोग मिलके उनको हटा रहे। ये क्लासिक सीआईए का रेजिम चेंज ऑपरेशन है तो जो आप चल ये रहा कह है। रहे हैं कि इमरान खान से ये शुरू होता है सीआईए ऑपरेशन? यस। ओ और माय गॉड, मेरे और तो ये भी बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ, ये बात चल रही है सितंबर 3 को चाइना में एक तरह से विक्ट्री परेड हुआ। चाइना ने 26 देश के लोगों को बता दिया कि हम एक साथ खड़े हैं, अमेरिकन हीजेमनी के खिलाफ हम खड़े हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बोल दिया। अभी उनके डिफेंस सेक्रेटरी नहीं है, वॉर सेक्रेटरी है। वो बोलते हैं कि वॉर सेक्रेटरी थोड़ा कूल लगता है, डिफेंस सेक्रेटरी मुझे समझ में नहीं आता। आप हमारे डिफेंस फोर्सेस से नहीं, वॉर फोर्सेस से बात करोगे आपसे। ये डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट है। अब देखिए, जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री जापान गए थे, वहां पे उसी दिन उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जापान जाने वाले थे। $550 बिलियन जापान अमेरिका में इन्वेस्ट करने वाला था, वो उसने मना कर दिया, वो ट्रेड डील हो नहीं पाई। उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ा। अब देखिए, जिस कंट्रीज के नेताओं के अच्छे रिलेशन है इंडिया के साथ, उनको भी हटाया जा रहा है। पर उनको एक तरह से जो अमेरिका के अगेंस्ट है, जैसे एक और एक चीज देखिए, इमैनुअल मैक्रोन, वो हमेशा अमेरिकन राष्ट्रपति के अगेंस्ट रहते हैं और मोदी जी के साथ वो 2 टाइम बात कर चुके हैं पिछले 1 महीने में। और फ्रांस नेक्स्ट ईयर G7 का समिट का मेंबर भी है और भारत ब्रिक्स का मेंबर भी है। दोनों चाहते हैं एक दूसरे के बीच में रिश्ते अच्छे बने, ये अमेरिका नहीं चाहता।
कल पीटर नवारो बोल रहा था कि ब्रिक्स में आपको रहना नहीं है, इंडिया को रशिया से आर्म्स मत लीजिए, रशिया को आप ऑयल मत लीजिए, आप हमारी कंपनीज के लिए मार्केट खोल दीजिए, नहीं तो आप लोग वेम्पायर हो, सकर्स हो, ये सब बातें चालू कर दिया था। तो ये देखिए, जिस कंट्रीज में जो यूएस अलाइन कंट्रीज है, जो इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते कर रहे हैं, उधर उनको डेमोक्रेटिकली उनको हटाया जा रहा है। इवन इमैनुअल मैक्रोन को हटाने की बात हो गई है। देखिए, अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर गए, फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट को भी जाने का बोल रहे हैं जी। ये दोनों प्रो इंडिया थे। शिंजो एबे जो प्रो इंडिया थे, उनको हटा दिया गया, मार दिया गया। जी जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पूरी विश्व में एक रेजिम चेंज ऑपरेशन चल रहा है अगेंस्ट कंट्रीज जिनका अच्छा रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना के साथ। वेनेजुएला के जी आपने जी। देखा है कि कैसे उन्होंने नेवल ब्लॉकेड कर दिया है। नेवल ब्लॉकेड करके वहां पे 8 शिप भेज दिया है 1200 मिसाइल के साथ, और वहां पे भी वो प्यूर्टो रिको में लैंडिंग ऑपरेशन, कैसे अमेरिकन ट्रूप्स लैंड होगी उसकी तैयारी कर रहे हैं। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल्स ऑफ प्रूवन रिजर्व ऑयल है, सऊदी से भी ज्यादा है। सबसे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है, और चाइना वहां पे बड़ा इन्वेस्टर भी है, और उधर बहुत बड़ा वो एक बायर भी है। अब वहां पे भी प्रॉब्लम चालू कर रहा है अमेरिका, क्योंकि रशिया भी वेनेजुएला को आर्म्स बेचता है। तो उधर वो रेजिम चेंज ऑपरेशन उधर भी कर रहा है, उधर फोर्स मिलिट्री कर रहा है। और वेनेजुएला जो है लैटिन अमेरिका में यूएस के एकदम पास में है, और चाइना ने उनको बोल दिया है कि हम आपको J-10 फाइटर जेट्स भी दे देंगे। अब अमेरिका रहने नहीं देगा, वो चाहे कुछ भी हो, वेनेजुएला में भले कोई कितना भी मरे, वो वहां पे वो सत्ता रेजिम चेंज करवा के रहेगा, और चाइना एक तरह से उधर हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या किया, जो चाइना जो जहां पे भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है, उन सब की सरकारों को हटा रहा है। अभी कल पाकिस्तान के अंदर एक मैंने सुना है, एक कंपनी ने कल $500 मिलियन के लिए वहां पे मिनरल्स का करार किया है, अमेरिकन कंपनी ने, जी जी। रिकोडिक माइंस की, जिसमें बताया जाता है कि वहां पे कॉपर और 500 लिथियम और मिलियन का गोल्ड। सौदा हो गया है। हाँ जी, 500 मिलियन का सौदा हुआ है। तो देखिए, अमेरिका सब जगह चाइना को घेरता जा रहा है, और चाइना का बॉर्डर है 17 कंट्रीज के साथ। सारे कंट्रीज के साथ अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है चाइना का, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अमेरिकन बेसेस ऑलरेडी है ओकिनावा जापान में, साउथ कोरिया में है, ताइवान में है, फिलीपाइंस में है। उसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो जाने वाले थे विक्ट्री परेड में, वहां पे भी पार्लियामेंट जलाई गई है। टर्की में कल वो सोशल मीडिया बैन था, क्योंकि एर्दोगान के खिलाफ चालू हो गया है। तो कई, और एर्दोगान के अच्छे संबंध चाइना से ज्यादा है अमेरिका से। आपको भी मालूम है, कुर्दिस्तान लेवल्स को उठा के वो चाइना के हवाले कर रहा है। तो ये देखिए, जो भी चाइना का एलाई है वहां पे वो कैसे भी हटा रहा है, इंडिया का एलाई है उसको भी हटा रहा है। इट इज अ क्लासिक रेजिम चेंज ऑपरेशन। इसका सीधा मैं बोलता हूँ, डॉलर के बादशाह को चैलेंज हो रहा है, इसके लिए वो कर रहा है। डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, पहले उसका जो सपोर्ट बेस है ना, वो सब उसको वहां तक रख रहा है, ताकि आपके बॉर्डर के अंदर प्रॉब्लम हो तो आप अमेरिका को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसमें एक तो डॉलर के लिए वो कर रहा है कि टू सेव डॉलर एज अ ग्लोबल हेजेमोनिक करेंसी, और दूसरा सप्लाई चेन्स के हवाले से, रेयर अर्थ मिनरल के हवाले से भी ये आप देखते हैं कि इसका कोई रोल है उसमें। यस, पाकिस्तान के अंदर भी वो प्लेबुक चालू हो गया है। सेकंड, म्यांमार में देखिए, कचिन लिबरेशन आर्मी कर क्या रही है, कचिन प्रोविंस में, वहां पे भी ये डायरेक्टली कचिन लिबरेशन आर्मी से बात कर रहे हैं, जो वहां पे चाइनीज समर्थित मिलिट्री जुंटा के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है। बांग्लादेश के अंदर रखाइन प्रोविंस में भी उन्होंने यही किया है। ये रहेगा। नेपाल में देखें आप, नेपाल में नेपाल का तो एक ही चीज है, उसका डायरेक्ट बॉर्डर है उधर। हाँ। और वहां पे ओली जो था वो पूरा चाइनीज टूथ था, क्योंकि ओली की एक तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज आ गई थी चाइनीज एम्बेसडर ने, जो उसको हनी ट्रैप कर चुकी है। ये बेवकूफी वाला डिसीजन था कि आपने 26 ऐप को बैन कर दिया, जबकि नेपाल में ऑलरेडी लोग परेशान हो चुके थे करप्शन के लिए।
ये जो सोशल मीडिया एप्स थे उनके एक तरह से रोजी रोटी था। अभी वो अपने बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, अपने लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे, करेंगे क्या? तो ये नेपाल में सोशल मीडिया पे बैन क्यों लगाया, लेकिन टिकटॉक पे तो नहीं लगाया? टिकटॉक पे नहीं लगाया क्योंकि चाइनीज है और ये एक तरह से क्लियर कट है। और अभी जो बताया जा रहा है वहां पे नेपाल के अंदर पार्लियामेंट बिल्डिंग को जला दिया गया है, जी जी। ओली के घर को जला दिया गया है, कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को जला दिया गया, प्रेसिडेंशियल पैलेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओली भाग के अभी दुबई जा रहे हैं, फिनांस मिनिस्टर रोड पे भाग रहे हैं, लोग उसको चप्पल लेके मार रहे हैं। ऐसा ना हो जाए जला भी दे। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है। अब वहां की मिलिट्री क्या करेगी मालूम नहीं। देखिए मेरा ये चीज है, ये सब जो मैंने कंट्रीज के नाम लिए हैं, सबके अंदर या तो चाइना का बॉर्डर है या चाइनीज इन्फ्लुएंस है। सब जगह खत्म करता जा रहा है अमेरिका। अमेरिका ने ग्लोबल वॉर डाल दिया है एक तरह से चाइना के ऊपर, और इंडिया के ऊपर जो टैरिफ कर रहा है वो एक तरह से उसको समझा रहा है कि जैसे हमने इंडिया के ऊपर 50% लगाया है, आपके ऊपर भी 200% लगा देंगे अगर आपने रेयर अर्थ मिनरल्स को हमसे बंद किया। और उनकी सप्लाई चेन को ब्रेक कर रहा है। तो और ये इंडिया के साथ जो भी वेस्टर्न नेशन खड़ा है, भले वो जापानीज पीएम हो या फ्रेंच प्रेसिडेंट हो, उन सबके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। फ्रांस के अंदर भी लास्ट ईयर दंगे हुए थे, आपको मालूम है? वो बिल्कुल। करवाया किसने था? तो ये नेपाल में ये भी पिछले दिनों सुनने में आया था कि वहां पे प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जी मोनार्की को वापस लाओ, मोनार्की होनी चाहिए। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि मोनार्की आना नहीं आना ये एक तरह से नेपाल के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि 16-17 साल पहले मुझे याद है किंग वीरेंद्र जो थे उनकी एंटायर फैमिली को मार दिया गया था। जी हाँ, मार देगा। और उसमें भी बताया जाता है कि वो जो ऑपरेशन था सीआईए ने करवाया था। और अभी जो उनके बेटा जो सक्सीडिंग किंग थे, किंग ज्ञानेंद्र और पारस, वो बहुत कम थे। बट कहीं ना कहीं नेपाल आज बहुत प्रॉब्लम में है। अब मेरा ये मानना है नेपाल अपने आप को संभाल तो पा रहा नहीं है, लैंडलॉक्ड है। कहीं ना कहीं नेपाल को भारत के अंदर विलय हो जाना चाहिए। क्योंकि वो इकोनॉमिकली तो सरवाइव कर ही नहीं सकता। वो चाइना का पिट्ठू बन के रह के कोई मतलब नहीं है ना उससे। आज क्या मिल गया उनके पास? आप देख लीजिए इकोनॉमी कहाँ गया। चाइनीज डेट ट्रैप में पहुंच चुके हैं। वही अगर इंडिया के भाग रहते तो क्या फर्क पड़ जाता? देखिए उनकी मर्जी है, नहीं रहना हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आए तो ठीक है, हम वेलकम करने को तैयार हैं। जैसे पीओजे को वेलकम करने को तैयार है वैसे इनको भी करेंगे, प्रोवाइडेड हमारे हिसाब से चले। और भारत के अंदर जो भी रहता है सबको इक्वल राइट्स होता है, ये समझ जाना चाहिए। नहीं तो आप लीजिए चाइनीज के गटर में रहिए या अमेरिकन गटर में रहिए, हमको क्या करना है? सही तो बात कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। चाइना के गटर में रहें या अमेरिका के गटर में रहें या फिर हिंदुस्तान के गुलिस्तान में रहें, हाँ, हाँ, बिल्कुल उसमें सही। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल सही हम बात है। हमारा एकदम ही अच्छे टाइज है, पर वो नेपाल के अंदर एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स भी है। ये सब भरा चाइनीज और अमेरिकन ने, और वहां के आईएसआई ऑपरेटिव्स ने भरा है। ये कहा जाता है कि नेपाल में आईएसआई का बहुत बड़ा नेटवर्क। डेफिनेटली है, वो चाइना नहीं बैठा है, फंडिंग पूरा चाइना ही कर रहा है। आराम से मिल सकते हैं ना। अगर चाइनीज अगर कोई काम करेगा तो इमीडिएटली आइडेंटिफाई होगा, पाकिस्तानी करेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है यहाँ? मतलब है भारत को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए? देखिए मैं जो बोलूंगा भारत सरकार मानेगी नहीं मानेगी मालूम नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भारत को क्लियर कर देना चाहिए अमेरिका और चाइना को कि हमारा रीजन है, हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे बदमाशी मत करो। और भारत को उनको समझाना पड़ेगा, क्लियर कट शब्द में बोलना पड़ेगा। ये हमारा रीजन है, इंडियन ओशन रीजन। ये जितने भी देश है इधर आप अगर करोगे
तो प्रॉब्लम आपको भी बढ़ेंगे, प्रॉब्लम उनकी भी बढ़ाएगी। हम्म। चाइनीज की पहले बढ़ाइए, अमेरिकन अपने आप समझ जाएंगे। बहुत शुक्रिया उमेश जी हमारे साथ और जुड़ने का। जी जी। और एक और एक बात, जी जी। चाइना समझ चुका है अच्छा। कि भारत के साथ रहने में फायदा है। कल उनके एम्बेसडर ने बोला कि बाउंड्री टॉक्स में प्रोग्रेस हुई है, बिल्कुल। और बाकी जितने भी नेशंस हैं उनके साथ चाइना के प्रॉब्लम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं। अमेरिका ने ब्रेक चाइना प्लान चालू कर दिया है, और वो चालू हुआ था 2022 में, नैन्सी पेलोसी जब गई थी। उसके बाद चाइना ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चालू कर दिया। 1991 में सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ था, तब 20% उनका जीडीपी जो था, इट वाज ऑन डिफेंस। चाइना भी अपना डिफेंस बढ़ा रहा है, उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है। क्लासिक कोलैप्स ऑफ चाइना, अमेरिकन सीआईए ने प्लान कर दिया। इसके ऊपर और चर्चा करेंगे एक और प्रोग्राम में। चाइना का ब्रेकअप क्या है उस पर करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे उमेश अग्रवाल जी। एक दफा फिर आपको याद करा दूं, indiachronicle.in इनकी वेबसाइट है। ये पूरा एक अपनी जात में, अपनी पर्सनैलिटी में बजाते खुद एक थिंक टैंक है। ये मतलब आमतौर पे हम देखते हैं थिंक टैंक्स होते हैं उनमें 8-10 लोग, ये वो, ये वन मैन थिंक टैंक है। और हमारी बड़ी ये खुशकिस्मती है, गुड लक है कि हिंदुस्तान में बड़े सगीर में, बल्कि मैं कहूँगा पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस तरह के हमारे ये नौजवान जो है ये थिंकर्स मौजूद हैं। और इसीलिए हम लोग जो उम्र के अब उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पे हम गॉड्स वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम भारत को और सब कॉन्टिनेंट को सुरक्षित हाथों में, सेफ हाथों में देके जा रहे हैं। नाजरीन आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते हैं अगले शो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।